नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो बिहार के लिए जो बीपीएससी स्पेशल थे, उसकी कई सारी क्लास कर ली है और आप लोगों को प्लेलिस्ट में क्लास मिल भी जाएगी। ऐसे बहुत लोग डेली वीडियो डालते हैं तो डेली देखते हैं और काफ़ी लोगों का प्यार उस पर बना हुआ है। तो हम लोगों ने बिहार स्पेशल में सबसे पहले बिहार एक सामान्य परिचय कर लिया था और बिहार के एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने कुषाण वंश तक कर लिया था। तो आज हम गुप्त वंश के बारे में देखेंगे और गुप्त वंश काफी बड़ा है। तो आज की वीडियो में गुप्त वंश और नेक्स्ट वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री खत्म। उसके बाद मेडाइवल के लिए 2 वीडियो आएगी। क्योंकि वीडियो 8 से 10 मिनट की बन रही है तो स्वाभाविक रूप से कितना जल्दी भी करें तो 8-10 वीडियो लग जा रही है एंशियंट हिस्ट्री में। अगर एक बार करते तो 1 घंटा में तो हो ही जाता। ठीक है। बाकी गुप्त वंश की जो है वो स्थापना श्रीगुप्त ने की थी 240 से 280 ईस्वी के बीच। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो घटोत्कच गुप्त था और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। क्योंकि जब चर्चा होती है तो श्रीगुप्त की चर्चा होती नहीं है आगे। क्योंकि जो चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश के प्रमुख शासक हैं, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम है। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है और 320 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। अभी हम शक संवत की चर्चा किए थे, कहाँ पे किए थे? यहाँ पे किए थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और 320 ईस्वी में गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और यह प्रथम गुप्त शासक था जिसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे समुद्रगुप्त की तरफ चलते हैं। इसे भारत स्मिथ ने जो इतिहासकार स्मिथ था उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी विभिन्न एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक और प्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा जो हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या गया है? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि जो था वो हरिसेन था। ठीक है। कौन था? हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा उसमें यज्ञ करवाने के प्रमाण भी मिले हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, वैष्णव धर्म को वो मानता था। क्योंकि क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है कि जो कौन सा राजा था वो बौद्ध धर्म मानता था, जैन धर्म, शैव धर्म। तो इसको ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है समुद्रगुप्त के बाद। लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त टू ने उसकी हत्या करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने शको को पराजित करके 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। चंद्रगुप्त सेकंड ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त टू ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया, 2 विवाह किया था। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त दो के समय ही भारत आया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता था। और कब आया था? तो 399 से 414 ईस्वी तक रहा भी था। चंद्रगुप्त टू को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। और चंद्रगुप्त टू के 9 रत्न थे: कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, ब्राह्मणेट, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकरपर, छनपक और भरूची। इसको याद नहीं रखना, बस ध्यान में रखिएगा उसका 9 रत्न था। क्योंकि पूछा जाता है सिर्फ कालिदास, मतलब जो क्या बोलते हैं हम लोग, मुगल में ही 9 रत्न थे, मराठा में ही 9 रत्न थे, तो नहीं इसमें भी थे। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त टू एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमारगुप्त के समय ही हुई थी। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसको पॉइंट को ध्यान में ही रखना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। स्कंदगुप्त मध्य एशिया के बर्बर जाति हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था और इसके बारे में जो है वो वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। और स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। बीपीएससी हर साल पूछता है, कभी पूछेगा ये निर्मित किसके द्वारा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। करवाया किसके द्वारा पुनरुद्धार करवाया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है। गुप्त वंश के समय मगध वंश का अंत हो गया था। मगध वंश का अंत हो गया था। ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय का देख लेते हैं। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। हुएनसांग की यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है। इस जो विश्वविद्यालय में 90 लाख किताबें थी और पुस्तकालय का नाम रत्न रंजक, रत्नोद्धि एवं रत्न सागर था। ठीक है। 2016 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी घोषित किया गया। इस बार पूछे जाने की क्वेश्चन प्रबल संभावना है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्घाटन में हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। ठीक है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति
स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 2014 ईस्वी से शुरू करके विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा था। इसी निर्माण को लास्ट टाइम जो शिलान्यास उद्घाटन था वो करने गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। गुप्त प्रशासन जो है उसमें राजा दैवीयाधिकार रखता था, ठीक है, और इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, ठीक है, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन जो है वो देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में किया गया है। देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में किया गया है। देश का प्रधान जो है वो गोप्ता कहलाता था, भुक्ति का प्रधान उपरीक कहलाता था और विषय का प्रधान जो है वो विषयपति और ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। अर्थव्यवस्था जो है गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जाता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो पिछला वीडियो कर चुके हैं, मौर्य काल में कितना कर लिया जाता था कृषि पर। 1/6 लिया जाता था, मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग एक बार रीचेक करके कमेंट जरूर करेंगे, याद है कि। गुप्त काल के सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो था वो ताम्रलिप्ति था और इसका सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपैका कहा जाता था। सामाजिक व्यवस्था थी वो गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था काफी जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी, लेकिन इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। जैसे कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में हुआ, इसको ध्यान में रखेंगे। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। 510 ईस्वी के आसपास भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे बीपीएससी के लिए। जिसको हम लोग जो बोल रहे हैं ध्यान में रखने के लिए, उसको आप लोग ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगेंगे, आप लोगों को 42वीं बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी तक करवाया जाएगा हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग बताएंगे कि देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। गुप्त काल के अंतर्गत स्थापत्य कला में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में हुआ था, ठीक है, और गुफाओं में अजंता का गुफा तथा बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया है। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल में प्रमुख कुछ रचनाएं थी, जैसे कालिदास की रचना आप लोग याद रखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमो वर्ष्यम। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र था, अमर सिंह का अमरकोश था, शूद्रक मृगकच्छटम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत था, भारत का न्यूटन, वात्स्यायन का कामसूत्र था, कामंदक नीतिसार का था, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम था, सूर्य सिद्धांत था, दर्श गीतिका था। इतिहासकार बीएम स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग भी बोला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग पाल वंश देख लेंगे और उसके बाद प्राचीन जो बिहार इतिहास के विभिन्न वंश एवं शासक हैं उसको देख लेंगे और हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री बस 2 वीडियो में करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ज़्यादा बताने से ये नहीं होगा कि आपका दोस्त भी पढ़ लेगा तो उसका भी क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते ये होगा कि आप दोनों पढ़ लीजिएगा और दोनों का होगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कमेंट पर प्रमुखता से विचार किया जाता है और उस पर काम भी किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।